के गवर्नर बीजेपी के नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर गवर्नर साहब नहीं सोच सकते। आज मैं भी गवर्नर साहब से टाइम मांगूंगा, उनसे मिलकर आऊंगा। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मेरे ख्याल से इस तरीके का जिम्मेवार व्यक्ति गृह मंत्री और मुख्यमंत्री राजभवन को घेरने की और सुरक्षा की जिम्मेवारी से बचने का बयान देता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का नकाब सही तरीके से उतर गया है। आज प्रजातंत्र के लिए लड़ने का दिन है। आज प्रजातंत्र के लिए आवाज उठाने का दिन है। आज प्रजातंत्र बहुमत और जनमत को सत्ताधारियों की बेड़ियों से आजाद कराने का दिन है। ये कांग्रेस का आखिरी प्रांत है। 3.5 प्रदेशों की सरकार, और उसमें भी एक बड़े प्रदेश को यदि बचा नहीं पाते हैं विग्रह से, तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी के बहादुर शाह जफर साबित होंगे। पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हर राज्य के अंदर राज्यपाल भवन पे प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से कहेंगे कि यहाँ पर शासन राष्ट्रपति, यहाँ पर राजभवन को कहा जाए कि राजभवन यहाँ पर फटाफट विधानसभा का सत्र बुलाए। तो राजस्थान का रण एक तरफ है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी अब मामला बिगड़ता जा रहा है। क्या उद्धव को डर लगता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सामना को दिए एक इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने खुद ये कहा है कि गिराने पटकने में किसी को मजा आता है। अगर हमारी सरकार गिरानी है तो अगस्त सितंबर का क्या इंतजार, अभी से ही आ जाइए मैदान में। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि राजभवन को देश भर में घेरने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है। यानी कांग्रेस पार्टी अब पूरे मामले में राज्यपाल पर सीधा और गंभीर आरोप लगाने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है। विधानसभा का सत्र चूंकि राज्यपाल बुलाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, ऐसे में अब लगता है ये कांग्रेस पार्टी को कि पूरे देश में बीजेपी लोकतंत्र को दबा रही है, उसका गला घोट रही है। ये स्थापित करने के लिए वो देश भर में राजभवन का घेराव करेंगे। कल से शुरू होगा कांग्रेस का ये विरोध, और राजस्थान को लेकर कांग्रेस का ये विरोध है क्योंकि खुलकर उनका कहना है कि विधानसभा सत्र राज्यपाल नहीं बुला रहे हैं। आपने सुना है, चाहे वो गृह मंत्री, सरकार के एक और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर गवर्नर काम कर रहे हैं। तो आपने देख लिया, बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। क्या राजभवन में कल घेराव देश भर में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस पार्टी करती है? दूसरी तरफ वहां पर होटल में अभी भी राजस्थान के विधायक डटे हुए हैं। तो राजस्थान में तो पहले से ही एक संकट की परिस्थिति है। विधानसभा सत्र बुलाने के लिए भी अशोक गहलोत ने एक नया तरीका सोच लिया है, वो भी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को क्या अब डर लगने लगा है? क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और अब की बार महाराष्ट्र? ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। अपने सूबे में भी सियासी बवंडर का डर सताने लगा है। इस सवाल ने उस वक्त जोर पकड़ लिया जब अपनी ही पार्टी के मुखपत्र सामना को इंटरव्यू में उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी को चुनौती दी। उद्धव ने लिखा, कुछ लोग कहते हैं कि अगस्त सितंबर में सरकार गिराएंगे। मेरा कहना है कि इंतजार किस बात का करते हो, अभी गिराओ। मैं फेविकॉल लगाकर नहीं बैठा हूँ। महाविकास अघाड़ी 3 पहिए की सरकार है, लेकिन इसका स्टीयरिंग मेरे ही हाथ में है। मेरी सरकार का भविष्य विपक्ष के हाथों में नहीं है। उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। आपको गिराने पटकने में आनंद मिलता है ना, कुछ लोगों को बनाने में आनंद मिलता है, कुछ लोगों को बिगाड़ने में आनंद मिलता है। बिगाड़ने में होगा तो बिगाड़ो, मुझे परवाह नहीं है, गिराओ सरकार। दरअसल महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में लगातार कांग्रेस विधायकों के असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे महाविकास अघाड़ी के अस्थिर भविष्य को लेकर चर्चा जोर पकड़ती जा रही है। लेकिन सामना को दिए इंटरव्यू में उद्धव ने कई चर्चाओं से धूल हटाने की कोशिश की। गठबंधन में तालमेल को लेकर उन्होंने कहा, अब हमारा रिक्शा अच्छे से चलने लगा है, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, पीछे 2 लोग बैठे हैं। महाराष्ट्र में एक अलग प्रयोग किया गया है। 3 अलग अलग विचारधाराओं के दल एक विचित्र राजनीतिक परिस्थिति में एक हुए हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ अपरिहार्यता के रूप में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मैंने स्वीकार की है। यह सम्मान है, सम्मान का पद है, बहुत बड़ा है, लेकिन यह मेरा सपना कभी नहीं था। अब मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। कोई नहीं जानता कि महाराष्ट्र में सियासी बवंडर कब खड़ा होगा, लेकिन उद्धव की चुनौती से यह साफ है कि सरकार सावधान हो गई है। उधर राजस्थान का सियासी ड्रामा नॉन स्टॉप जारी है। कांग्रेस के विधायक अब भी होटल में डटे हैं। वहीं कांग्रेस सेवा दल की ओर से गहलोत सरकार के लिए हवन पूजन का कार्यक्रम भी किया जा रहा है।
साथ ही विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब तो गहलोत खेमा गवर्नर पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप भी लगा रहा है। बीजेपी के गवर्नर बीजेपी के नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर गवर्नर साहब नहीं सोच सकते। आज मैं भी गवर्नर साहब से टाइम मांगूंगा, उनसे मिलकर आऊंगा और मिलकर उनसे कहूंगा, मेरे उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, क्या मैं उनके यहाँ चाय पीने नहीं जा सकता? राजस्थान के चुने हुए 100 से ज्यादा एमएलए वहां गए, अशोक गहलोत जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ। वो आंदोलन करने नहीं गए थे, लड़ने नहीं गए थे, जो भी नारा लगाया उनके सम्मान में लगाया, लोकतंत्र के पक्ष में। इस बीच खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं। राज्यपाल को गहलोत कैबिनेट की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें कोरोना पर चर्चा की बात कही गई है। सनद रहे कि जब राजस्थान विधानसभा चल रहा था तो उस वक्त आनन फानन में विधानसभा इसलिए बंद की गई थी क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूसरी बार राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है कि 31 जुलाई से राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, क्योंकि हम कोरोना पर चर्चा करना चाहते हैं और साथ ही 6 बिल है उसे भी पारित करना चाहते हैं। वो 6 बिल की कहानी और कोरोना की कहानी यह है कि दरअसल कोरोना के जरिए एक बार विधानसभा का सत्र शुरू हो जाए तो बिल के जरिए वोटिंग करा लिया जाएगा और वोटिंग के से पहले व्हिप जारी कर दिया जाएगा और व्हिप में सचिन पायलट के 19 विधायक नहीं आएंगे तो उनकी सदस्यता खारिज कर देंगे विधानसभा अध्यक्ष। उसके बाद जो टोटल स्ट्रेंथ है विधानसभा का वो कम हो जाएगा। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार बहुमत में आ जाएगी। इस बीच कांग्रेस कल भी राजभवन का घेराव करने के मूड में है, साथ ही देश भर में विरोध प्रदर्शन भी होंगे। आज प्रजातंत्र के लिए लड़ने का दिन है, आज प्रजातंत्र के लिए आवाज उठाने का दिन है। आज प्रजातंत्र बहुमत और जनमत को सत्ताधारियों की बेड़ियों से आजाद कराने का दिन है। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मेरे ख्याल से इस तरीके का जिम्मेवार व्यक्ति गृह मंत्री और मुख्यमंत्री राजभवन को घेरने की और सुरक्षा की जिम्मेवारी से बचने का बयान देता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का नकाब सही तरीके से उतर गया है। कुल मिलाकर गहलोत सरकार और राज्यपाल के बीच लुका छिपी का खेल अब भी चल रहा है, मगर जिस तरह से अशोक गहलोत ने विधानसभा सत्र बुलाने का तरीका अपनाया है उस पर भी सवाल उठेंगे। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो राज्य दर राज्य, बार बार एक नया राज्य, कई सारी कहानियां वैसी हैं जिसका जवाब अब देंगे सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्र प्रवक्ता, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ प्रवक्ता और सांसद शामिल हो रही हैं शिवसेना की तरफ से। हमारे साथ चरण सिंह सापरा साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में। अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी की तरफ से, गठबंधन की सरकार उनकी एनडीए में शामिल है, वो सरकार का पक्ष रखेंगे एक तरह से। और हमारे साथ क्लाइड क्रेस्टो जो कि एनसीपी के नेता है, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले आपके पास आते हुए, गिराने पटकने में आनंद आता है आपको, आपकी पार्टी को? सुधांशु जी जवाब दीजिए। उद्धव ठाकरे जी, पुराने साथी आपके, बड़े लंबे वक्त तक जो साथी रहे, वो अब आपकी छवि को, आपके चरित्र को ऐसे आंक रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि अगस्त सितंबर का क्यों इंतजार करना है, अगर सरकार गिरानी है तो अभी आइए मैदान में। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज कारगिल के विजय दिवस के ऊपर सबसे पहले कारगिल के बलिदानी सैनिकों के लिए सम्मान व्यक्त करना चाहूंगा। और अब मैं विषय पे, उद्धव ठाकरे जी ये कह रहे हैं कि हमें गिराने पटकने। अंजना जी, मैं कहना चाहूंगा, यह सरकार जिस स्वरूप में, जिस प्रारूप में, जिस प्रक्रिया से, जिस प्रकार की चीजों से मिलकर बनी है और जिस ढंग से चल रही है, वह किसी से छुपा नहीं। मतलब इनके लिए तो वो पंक्ति लागू होती, कोई इनको क्यों गिराना चाहेगा? इनके लिए वो पंक्ति लागू होती है, स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों। तो इनके सामने तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। ये 3 लोगों की बात कही। अब आप ये बताइए, 3 का संतुलन कितना विचित्र होता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3 में वैसे भी बड़ा अनस्टेबल होता है, और एक नहीं अनेक मुद्दों पे इनकी पार्टियों का रुख अलग अलग है। आप देख लीजिए, जब कोविड की बात आई थी, चाइना की बात आई, शरद पवार जी का रुख अलग था, कांग्रेस का रुख अलग था। श्री राम जन्मभूमि का विषय आए, कांग्रेस का रुख अलग है, शिवसेना का रुख अलग है। 370 की बात आए तो रुख अलग है।
इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें हमने न कोई रोल राजस्थान में प्ले किया, न हमने कोई रोल मध्य प्रदेश में प्ले किया, क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी भीतरघात की लंबी परंपरा है 60-70 सालों, जब हमारा नामो निशान नहीं था राजनीति। और यहां भी महाराष्ट्र में जो कुछ भी है एक्सट्रीम शोर, बताइए कांग्रेस एक तरफ मुस्लिम लीग के भी साथ है, यहां इनके साथ भी है, एक तरफ वो इशरत जहां को बिहार की बेटी अफजल को हालात का मारा वगैरह वगैरह बहुत सारे कहने वाले लोगों के साथ है, गुड बैड हिंदू वगैरह वगैरह। तो अंतर विरोधों के साथ तो ये है, जैसे अभी आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि वो अपरिहार्यता, मैं अपरिहार्यता वर्ड के बजाय कहूंगा अपरिहार्यता मुख्यमंत्री नहीं है, ये विवशता में मुख्यमंत्री, भाजपा को रोकने की विवशता, और विवशता बहुत लंबे समय तक नहीं रहती, विवशता अपरिहार्यता नहीं बन पाती, जैसे ही विवशता समाप्त होती है सब अपनी अपनी कारगुजारी दिखाने लगते। ठीक है, चलिए प्रियंका चतुर्वेदी जी के पास चलते हैं। आप ही की बात लेते हुए प्रियंका जी, वो कह रहे हैं कि कलेश अपनी पार्टी अपनी सरकारों के अंदर होता है और सारा ठीकरा लोग फोड़ देते हैं बीजेपी के माथे। क्या यही कर रहे हैं उद्धव ठाकरे? क्या उद्धव ठाकरे को बीजेपी से डर लगता है और वजह क्या है इसकी? क्योंकि इंटरव्यू में खुद ही आप ही का मुखपत्र है पार्टी का, उसी में सवाल भी और उन्हीं के जवाब भी। क्यों डर लग रहा है? बीजेपी क्या कर रही है महाराष्ट्र में? सबसे पहले तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि हमें डर लग रहा है। डर का जो सामना किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गैर संवैधानिक तौर तरीके अपनाकर महाराष्ट्र में जो सरकार बनाने की रातों रात कोशिश की, गवर्नर हाउस से लेकर प्रेसिडेंट हाउस तक, वो देश के सामने है और उनको भी हमने पटक कर संवैधानिक तरीके से सरकार बनाकर उनको बताया है कि आप अगर ये कोशिश करने की महाराष्ट्र में काम करेंगे तो शिवसेना चुप बैठने वाली नहीं है और आपको मुंह की खानी पड़ेगी। मुंह की खा चुके हैं, इसीलिए डरे बैठे खुद भारतीय जनता पार्टी है और कह रही है कि ये हम कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि ये हमसे होगा नहीं, ये खुद ही गिर जाएंगे। अरे भाई साहब, आप अपनी टेंशन संभालिए, अपनी सरकारें संभालिए। जो गैर संवैधानिक तौर तरीकों से और आप लोग राजभवन के जरिए आप लोग सरकारें बना रहे हैं, वो उससे महाराष्ट्र की सरकार डरने वाली है नहीं, और खास करके शिवसेना। हम इनको अच्छी तरीके से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का बहुत साल गठबंधन रहा है। हम तो ये भी जानते हैं ये खुद के सगे नहीं हैं तो दूसरों के सगे क्या होंगे। तो हमें पाठ पढ़ाने से पहले थोड़ा पाठ जो सीख चुके हैं महाराष्ट्र ने उनको दिया है, उससे कुछ सबक सीखकर मैं उम्मीद करती हूं कि संविधान का सम्मान करना शुरू करेंगे। पर वो भी नहीं दिख रहा है। हमने मध्य प्रदेश में देख लिया, हमने राजस्थान में हम देख ही रहे हैं। पर आने वाले समय में देश की जनता, जैसे महाराष्ट्र की जनता जागरूक होकर उन्होंने ये देखा है, वैसे ही देश की जनता भी जागरूक होगी और हर राज्य में जहाँ पे इस तरीके का काम कर रहे हैं वो लोग समझेंगे कि किस तरीके से चुनी हुई राज्य की सरकारों को गिराने का काम हो रहा है। खास करके राजस्थान में एक स्थायी सरकार को तोड़ने का काम पहले ही दिन से जो शुरुआत की है वो अब सबके सामने गवर्नर हाउस के जरिए सबको दिखता आ रहा है। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी। अरविंद वाजपेयी जी, इसके बाद में सापरा साहब आपके पास होंगे। अरविंद वाजपेयी जी, हर राज्य में क्या बीजेपी मोर्चा खोल रही है? क्योंकि राज्य दर राज्य जहां जहां पर उनकी अपनी सरकार नहीं है, हर जगह इस तरह की परेशानी। शिवसेना का आरोप है कि अगर आप यहां पर भी, मतलब एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी गठबंधन की सरकार जिस पर यह आरोप लग रहा है कि हर राज्य में आप सरकार को गिराने, पटकने की राजनीति कर रहे हैं। ये सरासर गलत है अंजना जी, बिल्कुल गलत है। मैं तथ्यों से साबित कर सकता हूं इस बात को। देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है और राजस्थान का सवाल है, वहां किसका अंतरकलह चल रहा है? सचिन पायलट वर्सेज अशोक गहलोत। बीजेपी कहां पिक्चर में है? सचिन पायलट अपने 20 विधायक लेके अगर बैठे हैं तो उसमें हमारा क्या रोल है? सचिन पायलट अगर उनके बुलावे पे नहीं जाते हैं तो उसमें हमारा क्या रोल है? इसी तरह देखिए महाराष्ट्र में क्या है। महाराष्ट्र में पहले दिन से जो इनका गठबंधन बना है वो बाकायदा बेमोल गठबंधन है। ये तो अभी सुधांशु जी ने बताया ही आपको, और ये तथ्य है, इसको डिनाई थोड़ी कर सकते हैं, चाहे प्रियंका जी हो चाहे कोई हो। देखिए उसमें क्या है, कांग्रेस का इतिहास भी आपको देखना पड़ेगा। कांग्रेस इसलिए जानी जाती है, पिछले 30 साल का इतिहास देखिए कि जब कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नहीं होता है कांग्रेस का, या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, तो कांग्रेस की लाइफलाइन 1 साल सरकार चलाने देती है, उससे ज्यादा वो क्रॉस नहीं करने देती है। सेंटर का इतिहास देख लीजिए और स्टेट का देख लीजिए। काहे को बीजेपी को दोष करते हो? हाँ, एक बात पक्का है कि बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, अगर डिफॉल्ट से उसको सत्ता मिलेगी तो वो नकारेगी नहीं। सत्ता क्यों नहीं लेगी?
राजनीति सत्ता के लिए हो रही है। देखिए यहाँ अभी कल का परसों का बयान है, अशोक चौहान नाराज चल रहे हैं, शरद पवार अपनी लाइन कर रहे हैं। तो अगर महाराष्ट्र की सरकार भी गिरेगी तो इनके अपने अंतर्द्वंद से गिरेगी, अपने ईगो क्लासेस से गिरेगी, आप अपने हिस्सा बांट की वजह से गिरेगी। इसको कैसे डिनाई करोगे? बीजेपी का कहीं किसी किस्म का रोल नहीं है। अगर ये इनके एमएलए पक्के हो तो कैसे सरकार गिर जाएगी? अभी गहलोत साहब लगे हुए हैं कि जी हम फ्लोर टेस्ट कराना चाहते हैं। अरे किसी ने डिमांड की है फ्लोर टेस्ट की? क्या आप अपना कैबिनेट चलाइए, राजभवन घेर रहे हो, गवर्नर साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनको धमकी दे रहे हो। नहीं, क्यों बीजेपी कह रही थी अल्पमत की सरकार है, देशद्रोह का मामला भी बनता है। बीजेपी कह रही थी बीजेपी कह रही थी ना अल्पमत की सरकार है, बीजेपी कह रही थी। कटारिया साहब का बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अल्पमत की सरकार है, तो फिर फ्लोर टेस्ट से क्यों भाग रहे? बीजेपी ने गवर्नर को मिलकर ये नहीं कहा है कि आप ये फ्लोर टेस्ट कराइए, और ना सचिन पायलट ने कहा है, और सचिन पायलट आज तक कांग्रेस में है। तो ये अपने अंतर्कलह को हमारे ऊपर, बीजेपी के ऊपर क्यों डालेंगे भाई? आप अपना घर संभालिए ना। सापरा साहब जवाब दीजिए। मुझे लगता है इससे साफगोई से वो बात कह नहीं सकते। कह रहे हैं अंतरकलह है, और यही कलेश सुधांशु जी भी कह रहे हैं, जो कि पार्टी की आपकी अंदर की लड़ाई है। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी है, डिफॉल्ट से, उन्हीं के शब्द हैं कि डिफॉल्ट से सरकार बनेगी तो बीजेपी क्यों पीछे हटेगी, वो बनाएगी अपनी सरकार। और आप तो कह रहे हैं लोकतंत्र ही खतरे में है, कल तमाम राजभवन का घेराव करने वाले हैं। क्या रणनीति होगी कांग्रेस की? देखिए अंजना जी, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर 6 साल का इतिहास देखा जाए तो अंग्रेजी में कहते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर, यानी आदतन अपराधी। आप देखिए कि उत्तराखंड में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और अब ये राजस्थान। तो इसीलिए शायद उद्धव ठाकरे जी ने इनको चैलेंज किया है कि आप जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, आप चाहते हैं तो कर लीजिए यहाँ पे। लेकिन प्रियंका जी ने ठीक कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र के एमएलए जो हैं, उन्होंने देखा है कि नवंबर और 23 के बीच में तरह से यहाँ तंत्र की धज्जी पाई गई। इस तरह पर संवैधानिक पदों का हनन हुआ, एक नंगा नाच मारा। 2 बजे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन हटाया, सुबह 7:30 बजे मुख्यमंत्री फडणवीस शपथ लेते हैं। ये किस तरह से था? और राष्ट्रपति शासन जब हटाया को 14 दिन की मोहलत दी गई, और मेरे ख्याल से शिवसेना को 24 घंटे और एनसीपी के तो 12 घंटे बाकी थे। पहले ही गवर्नर साहब ने लिख दिया एमएचए को। क्यों? क्योंकि वहां से शाह का डंडा था और शहनशाह को जाना था विदेश, ब्रिक्स के अधिवेशन के अंदर। इसीलिए वो वहां पर कैबिनेट मीटिंग बुलाई, और राष्ट्रपति शासन हटाने के समय कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई। उन्होंने रात को 2:30 बजे राष्ट्रपति शासन हटाया, 3:30 बजे राष्ट्रपति का उस पर कंसेंट लिया, सुबह 7:30 बजे शपथ हुई। तो ये महाराष्ट्र की जनता ने, देश की जनता ने देखा है कि किस तरह से लोकतंत्र चीरहरण हुआ था। तो ये महाराष्ट्र के अंदर रिपीट नहीं होगा। जहां पर राजस्थान का सवाल है, सापरा साहब, अगर सापरा साहब आप राष्ट्रीय प्रवक्ता, सापरा साहब एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है आप, आपसे एक सवाल है सर। आप देखिए हर बार जब भी कोई प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का बैठता है, पूरी राज्यों की लिस्ट बना देता है कि ये राज्य है जहां पर बीजेपी ने ये कर दिया। अब आप बताइए ये किस पर रिफ्लेक्ट करता है? ये सिर्फ बीजेपी पर रिफ्लेक्ट करता है या कांग्रेस पार्टी पर भी, कि यू कुड नॉट कीप योर हाउस टुगेदर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यानी आप अपने लोग को एकजुट करके नहीं रख पाए। और यही आपका बिखराव, चाहे वो कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में मध्य प्रदेश में हो, या राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, वो टूटा। अब मुझे ये बताइए कि क्या महाराष्ट्र में भी ऐसी दरार है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं सुधांशु जी, या जिस पर खुद उद्धव ठाकरे ने कहा है कि तोड़ने की कोशिश हो रही है? कहीं आप ही तो नहीं अगाड़ी की सरकार में कमजोर कड़ी साबित होंगे महाराष्ट्र में भी? सवाल सीधा है। देखिए महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उद्धव ठाकरे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, महाविकास आघाड़ी की सरकार ये अच्छी तरह से, तगड़ी तरीके से चल रही है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। जहां रही बात दूसरे राज्यों की, आपने बात की कि हम अपने लोगों को संगठित नहीं रख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल, धन बल, बाहुबल का उपयोग तो कर ही रही है, गवर्नर हाउस का भी उपयोग कर रही है। आप देखिए विभिन्न राज्यों में हुआ है, जब राजभवन राजा भवन बन जाएंगे, जब गवर्नर जो हैं वो मोदी वंदना और शाह वंदना में लग जाएंगे, तब देश के लोकतंत्र का इसी तरह से चीरहरण होगा, लोकतंत्र की हत्या होगी,
यही सारा देश देख रहा है, लेकिन राजस्थान में भी ऐसा नहीं होगा और महाराष्ट्र में भी हम ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, एक वक्त था सुधांशु त्रिवेदी जी जब संवैधानिक पदों का जरा सम्मान रहता था देश में। क्या ये पूरी तरह से इरोड होता हुआ, बिखरता हुआ, धुल जाता हुआ दिख रहा है? आप देख रहे हैं किस तरह के आरोप लग रहे हैं राजभवन, राजा भवन, और मंत्री भी कह रहे हैं राजस्थान सरकार के कि वो तो बीजेपी के एजेंट बन गए। देखिए, वो वक्त था अंजना जी, बिल्कुल सही, जब हम प्रतिपक्ष में थे, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते थे, तमाम गलत चीजें सहकर भी। अब अभी देखिए, चरण सिंह सापरा जी ने शिवसेना का समर्थन किया। समझा जा सकता है, महाराष्ट्र में चौथे नंबर की पार्टी, सत्ता का जलवायु जलाल, उसके दो पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री हो गए, समझ में आता है। पर प्रियंका जी राजस्थान की बात कर रही है, अरे उनका क्या जरूरत राजस्थान में कांग्रेस का बचाव करने की? अरे राजस्थान में बता दें, देखिए लोग कितने प्रकार का छद या झूठ बात कहते हैं। अरे भाई, आपने क्या लिख के दिया है कि आपको बहुमत करना है? विशेष सत्र बुलाने के लिए कारण बताना चाहिए। राज्यपाल महोदय का कारण बताइए, किस लिए आप बुलाना चाहते हैं? नहीं जी, बुला लीजिए। अब विशेष सत्र तो कारण दिखा, आप लिखिए कि हमारे बहुमत के ऊपर संदेह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम बहुमत सिद्ध करना चाह रहे हैं। नहीं जी, वो तो हम नहीं लिखेंगे, मगर हम कह रहे हैं तुरंत बुला लीजिए। और कोरोना की महामारी चल रही है, संसद को कैसे चलाना है, इसके लिए तमाम प्रकार की विचार चल रहे हैं, व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी, वो सारा समय नहीं, बस अभी तुरंत बुला लीजिए। तो मेरे विचार सुधांशु जी, उतावलापन है। सुधांशु जी, आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन सवाल आप ही से, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। सुधांशु जी, पता है आपने ऐसी दुश्वारी कर दी है इस वक्त अशोक गहलोत जी की कि अपने विधायकों को लोग होटल से निकालने में डरते हैं कि बीजेपी न जाने क्या उन पर जादू कर दे। धन बल का आरोप लगता है, हर तरह के साधन का, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाकर आप विधायक अपने करेंगे। देखिए कब तक वो होटल में छिपाते रहेंगे अपने विधायकों को आपसे। अब ये परिस्थिति आ गई है क्या लोकतंत्र में? वो कह रहे हैं कि जल्दी से फ्लोर टेस्ट हो, इसमें उनका फायदा है। आपको लगता है फ्लोर टेस्ट में जितना लंबा होगा विधायक भागेंगे होटल से और उसके बाद हम अपनी तरफ कुछ कर लेंगे, हम फ्लोर टेस्ट पास कर जाएंगे? मतलब सर, घर पे भी जो टीवी देख रहा है उसको पूरा गेम तो समझ आ रहा है ना? नहीं, मैं आप बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। अरे लिखिए तो कि फ्लोर टेस्ट करवाना है, बहुमत सिद्ध करना है। लिख नहीं रहे, मान लो। और विचित्र बात है राजस्थान में, आपने विपक्षी दलों के विधायकों को छुपाते हुए, बचाते हुए देखा होगा कि सत्ताधारी दल अपना प्रयोग करके, सत्ता का प्रयोग करके न कर दे। यहां सरकार उनकी, पुलिस उनकी, और वो ये मान रहे कि उनके मंत्री निवास में सुरक्षित नहीं, विधायक निवास में सुरक्षित नहीं। गजब का लॉ एंड ऑर्डर है अशोक गहलोत जी का। तो यह समझा जा सकता है कि भय किसमें है। मैं फिर अंजना जी कहना चाहता हूं, मुगले आजम फिल्म दिखा रहे थे ना, ये अनारकली को बहुत दिन कैद रख के नहीं रख पाएंगे। जिस दिन सामने आएंगे सारा मामला आर या पार हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं राजभवन को राजा भवन बनाने का, तो मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। भारत के संवैधानिक इतिहास में गवर्नर की भूमिका को लेकर अगर सबसे बड़ा लैंडमार्क जजमेंट कोर्ट ने दिया है, एसआर बोम्मई केस। कब हुआ था, किस घटना पे था सापरा साहब? 21 अप्रैल 1989 कर्नाटक में एसआर बोम्मई की सरकार बर्खास्त की गई। कौन था प्रधानमंत्री? अभिनंदनीय राजीव गांधी जी। जजमेंट आया 1994 में, तब कौन था प्रधानमंत्री? आपकी पार्टी के लिए निंदनीय और हमारे लिए अभिनंदनीय नरसिम्हा राव जी। क्या कहा? राजभवन में कभी यह तय नहीं होगा किसका बहुमत है, और बहुमत है या नहीं है किसी व्यक्ति की निजी राय का विषय नहीं हो सकता, चाहे वह व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल क्यों न हो। यह एसआर बोम्मई केस आपके जमाने में। और बूटा सिंह के जमाने में क्या लिखा गया, ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ कोर्ट कर रहा हूं, सिप्ते रजी ने झारखंड के टाइम में ये लिखा है, द पेटिशनर सेज दैट इट सीम्स दैट द गवर्नर हैज डन ए फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। झारखंड में अब बताइए, 1980 में आए, सारी सरकारें बर्खास्त कर दी। 1993 यही राजस्थान था ना। और मैं प्रियंका जी से भी जवाब चाहूंगा, 92 में ढांचा गिरा था, आज जहां मंदिर बनने जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार बर्खास्त करते समझ में आता था। ये हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकारें क्यों बर्खास्त की थी? ये खुलेआम राजभवन का दुरुपयोग था या नहीं? मुझे जवाब चाहिए। और प्रियंका जी भी ये बताएं कि वो राजस्थान, हिमाचल और मध्य प्रदेश की 1993 में सरकारें बर्खास्त करने के पक्ष में थी या नहीं, और अगर थी तो यह दुर्दांत दुरुपयोग था कि नहीं? धारा 356 का मुझे जवाब। मैं कुछ बोल सकती हूँ? ठीक है, प्रियंका जी आप पहले जवाब दे लीजिए, फिर सापरा जी से जवाब लेंगे। हाँ,
सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सुधांशु जी से कह दूं कि आप 1947 के इतिहास में चले जाएं, 1920 में चले जाएं, 1847 में चले जाएं, वो उसका मान्यता अभी के समय पर मैंने ये बाकायदा ट्विटर पे भी कहा था कि अगर आप इतिहास का बहाना ढूंढने लग जाएंगे तो जो आप गलत काम कर रहे हैं, गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, वो सही नहीं कहलाया जाएगा। तो जब आप प्रोटेस्ट करते थे उन बातों को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाते थे और वही फिर आप दोहराएंगे, तो आप आने वाली जनता को क्या दिखाना चाहते हैं कि कोई संविधान की सम्मान ना करे। अगर गलती पहले हुई है तो हम गलतियां दोहराएंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे। रही बात महाराष्ट्र की, बार बार कहा जा रहा है महाराष्ट्र में अलग अलग राय होती है। मैं तो मानती हूँ ये प्रजातंत्र का उसूल ही है कि सब लोग एक ही मत में नहीं बोल सकते हैं। जैसे आज खुद वाजपेयी जी दूसरी पार्टी के होकर, पर क्योंकि अलायंस में है, पूरी तरीके से समर्पित हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो बाकी सारी पार्टी नहीं हो सकती ना। सबके अपने राय 6 महीने पहले आपको कटा चुके हैं। अगर आपसे ये काम करना है तो हम इससे कटाने किसी कामयाब कहा जाता है। इनके हर गिराने की सारी नाच नाचती है कि मास्टर स्ट्रोक है, ये मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक कर दिखा दिया और ड्रामा होता है पूरा। तो महाराष्ट्र तो कर चुके हैं, 6 महीने पहले हो चुका है। अगर फिर से धूल चाटने का मन हो तो ये फिर से ये कोशिश कर सकता है। हमने तो खुली चेतावनी दी है और खुला चैलेंज हमारे मुख्यमंत्री ने दिया है। तो बहुत अंतर होता है जो वहां पर हो रहा है। पूरा खुला चैलेंज है सुधांशु जी। अरे भाई साहब, राजस्थान को नहीं सपोर्ट कर रही हूँ। राजस्थान में जो गैर संवैधानिक काम हो रहा है उसको जनता के बीच में रख रही हूँ और जनता जनार्दन सब जानती है और सब देख रही है। देखिए, सारी बातें कही सुधांशु जी, जल्दी से एक छोटा सा जवाब, फिर मैं जाऊंगी सापरा साहब के पास। वाक्य में कह रहा हूँ, सारी बातें उन्होंने कही पर यह जवाब नहीं दिया कि अशोक गहलोत जी ने लिख के दिया है कि मुझे बहुमत सिद्ध करना है। नहीं दिया है ना, तो बताइए ना कि क्यों सही है सत्र, क्यों समस्या है लिख के देने। और दूसरी बात, उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे जी ने कि स्टीयरिंग उनके हाथ में है। अंजना जी, स्टीयरिंग ये सापरा जी बताइए, चाबी तो अलग अलग लोगों के हाथ में, ये समस्या है। स्टीयरिंग उनके हाथ में है, गाड़ी की चाबी तो अलग अलग लोगों के हाथ में, तो अलग अलग रिमोट से चलनी है। और इनकी गाड़ी ऐसी है कि जो एक पुराना गीत था ना, चक्के पे चक्का चक्के पे गाड़ी, थोड़े अगाड़ी यहाँ ज्यादा पिछाड़ी। तो सारी समस्या उस गाड़ी के अंदर अगाड़ी और पिछाड़ी की है। जल्दी से जवाब दीजिए इसका प्रियंका जी। सच्चाई ये है, आप प्रियंका जी खा चुके हैं, धूल चाट चुके हैं और वो खिशान पर आज आपके शब्दों में जाहिर हो रही है। मैं फिर से दोहराऊंगी कि 6 महीने पहले आपको ये हमने सबक सिखाया है, वो सबक सीखा नहीं है तो हम फिर से सिखाने के लिए तैयार हैं। और तीसरी और आखिरी बात कहूंगी कि दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं आइडियोलॉजी को लेकर। हरियाणा में आपने क्या काम किया, किसके साथ सरकार बनाई? जम्मू और कश्मीर में आपने किसके साथ सरकार बनाई? गोवा हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, अरुणाचल प्रदेश हो, आप आकर 2014 से आपने संविधान का ढांचा बदल डाला हो और राजभवन का ढांचा बदल डाला हो और आप 1947 के दशक की बात करते हो या 1980 के दशक की बात करते हो, तो सच में गिरेबान में झांकने की जिम्मेदारी अब आपकी बनती है, ना कि दूसरों की। एक वाक्य में जवाब दे दूं अंजना जी? जल्दी से सुधांशु जी, 2 लाइन का जवाब। एक वाक्य में, हमने किसी के भी साथ सरकार बनाई, मगर हमारे एजेंडा में हमारे मुद्दे सदैव रहे 370 हो, राम जन्मभूमि हो, कॉमन सिविल कोड हो या मुस्लिम आरक्षण का। आपकी तरह नहीं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, ये नियम तो सर सबके लिए लगता है ना। अरे सुनिए तो, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की विरासत के लोग जब उनसे मुस्लिमों को आरक्षण पे सवाल पूछा गया तो वो जवाब देने की बजाय ये कहने लगे पत्रकारों से कि हमें पता है कि आप कहां से सवाल पूछे। अरे साफ साफ बोल नहीं पा रहे। अरे हिपोक्रेसी ये बताइए ना। हमारा जो गठबंधन था, सुनिए, हमारा जो गठबंधन था, मैं एक वाक्य पूरा करूं, अपने अपने टर्म पे बोल लीजिए, अपने अपने टर्म पे बोल लीजिए। आपने सिर्फ ये कहा कि हमने पीडीपी से गठबंधन किया। अरे हम और ऐड कर देते, हमने अपनी विचारधारा से विरोध में बसपा से गठबंधन किया, हमने जेडीएस से गठबंधन किया कर्नाटक में, हमने डीएमके से गठबंधन किया तमिलनाडु में, हमने जेडीयू के साथ हमारा लंबा गठबंधन है, मगर एक बार भी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए गठबंधन नहीं किया, देश और समाज के हित में किया। आपने एक ही बार किया विरोधी विचारधारा से, खुद की कुर्सी के लिए किया। ये अंतर है हमारे और आपके। सर, सब देश में समाज हित में ही काम करते हैं,
सब इस देश में देश हित में ही काम करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी का दावा यही होता है अपनी अपनी गद्दी कैसे बन जाए, संभल जाए, सब देश हित में, समाज हित। उसको शर्म एक जब आप बोलते हैं मध्य प्रदेश में भी क्या कर चुके हैं आप? किसकी सरकार बनाई, किसको मुख्यमंत्री बनाया, क्या किया आपने मध्य प्रदेश में? आपने मेघालय में क्या किया? सरकार बना दी, हमारी पार्टी में शामिल। क्या बात करते हैं? किस मुंह से आप लोग आकर इतनी हिपोक्रेसी से बात कर सकते हैं और मुखौटा पहनकर बात कर सकते हैं और खुद अपने खुद के जो प्रॉमिसेस हैं और कमिटमेंट है उसको पीछे कर अपनी सरकार बनाने की होड़ में लगे रहते हैं? आप लोग किसको ज्ञान बांटते आते हैं? रोज सवेरे आकर, रोज शाम को आकर ज्ञान बांटेंगे, दूसरों को बताएंगे किस तरीके से सरकारें चलनी चाहिए, क्या संविधान होता है, सारी संविधान की धज्जियां रोज उड़ाते। देखिए, मैंने तो ठीक है, इस पर मैं सुधांशु जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन एक अच्छा ठीक है, दो लाइन जल्दी। ये सारे तथ्य, इन्होंने तथ्य का एक भी जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, आप संविधान को छोड़िए, आप तो वैचारिक बात बता दीजिए ना। अरे एक बार हिम्मत करके कहिए तो कि मुस्लिम लीग से गठबंधन छोड़ दें, हम बाला साहब ठाकरे जी के वो हैं। अरे राम मंदिर बनने जा रहा है, हिम्मत है कि अपनी कैबिनेट को लेकर चले जाए वहां पर दर्शन करने, बता दीजिए। वो बाला साहब ठाकरे जिन्होंने कहा था कि यदि वो ढांचा गिराया गया तो मुझे गर्व है और उनके विरासत, तभी मैं कह रहा हूं ना, स्टीयरिंग एक है, चाबी दो के पास। मैं एक जवाब देना चाहती हूँ, बहुत ठीक है, इसका एक जवाब दे दीजिए आप प्रियंका जी। मैं इनसे बात पूछना चाहती हूँ, राम मंदिर पे राजनीति करते आप लोगों ने अपनी सरकार तो बना ली। अयोध्या में कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और प्रधानमंत्री गए होंगे? अब 5 अगस्त को जा रहे हैं, पर मैं आपको बताती हूँ शिवसेना कब गई। शिवसेना गई 3 बार जा चुकी और सरकार बनने के बाद भी हम जा चुके हैं और सबसे पहली पार्टी जिसने राम मंदिर के लिए हमने डोनेशन दिया है, हमारी पार्टी बनी है। तो आप फिर से दोहराऊंगी यहाँ पे सुधांशु जी, थोड़े तथ्य पे बात आप भी कर लें तो सबको सुहाएगा। आपने उसको राजनीतिक रूप रंग देकर अपनी राजनीति चमकाई राम मंदिर को लेकर। राम मंदिर को हमने आस्था का विषय बनाकर आज हमने कहा था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये बनना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ही है जिसने ये हुनर दिखाया कि हाँ राम मंदिर बनेगा। तो आप अपनी राजनीति छोड़कर थोड़ा आस्था पे आइए और आस्था की अगर बात करें तो आप शिवसेना को बीट नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बीजेपी वर्सेस शिवसेना ही बहस बनकर रह जाएगी। जल्दी से चलते हैं, एक बार क्लाइड साहब, मैं लूंगी सर आपसे जवाब लूंगी। क्लाइड साहब हमारे साथ एनसीपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। सर आपका ऑडियो बीच में चला गया था, इसीलिए थोड़ा लेट से आपके पास आ रही हूँ। जल्दी से एक सवाल, क्या ऑल इज वेल नहीं है अभी महाराष्ट्र में आपकी अगाड़ी की सरकार में? तो ये इंटरव्यू में कहा है कि किसी को गिराने पटकने में आनंद आता है और अगस्त सितंबर का इंतजार क्यों सरकार गिराना है, तो अभी आइए मैदान में। आप लोगों को भी एहसास है, पता है क्या हो रहा है, क्यों डर रहे हैं इतना, क्यों लग रहा है कि सरकार गिरा रही है बीजेपी? क्या वाकई बीजेपी वहां पर कुछ कर रही है, और कर रही है तो क्या? सरकार गिराना बनाना यही उनका काम है, देश भर में वही करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एनसीपी के जो बता ऑडियो में प्रॉब्लम है सर, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इसको 2 बार हमने फिक्स करने की कोशिश की थी, ठीक नहीं हो रहा है। एक बार फिर से जल्दी से करते हैं। जब सर अरविंद वाजपेयी जी खुलकर जब आप कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी और थोड़ा ना बैठ के इंतजार करेंगे, हम तो अगर अपना मौका लगेगा तो सरकार बनाएंगे, तो अब लीजिए सुनिए, वो सब कह रहे हैं कि आपका चरित्र यही हो गया है बीजेपी का। जहां जहां हार मिलती है वहां पर आप फिर ठंडा कर खाने की तैयारी में लगते हैं कि बदला लेना है। अच्छा एक बात बताइए, ये आज जो सामना पे लेख लिखा है बीजेपी ने लिखा है क्या? ये इन्होंने खुद ने लिखा है, और ये इसलिए लिखा है कि इनको पता है कि हमारी सरकार गिर जाएगी और आपसी द्वंद्व से गिरेगी, इसलिए पहले से फिक्स कर रहे हैं बीजेपी को कि देखिए जी सरकार गिरेगी तो बीजेपी गिराना चाहती है। अरे भाई बीजेपी तो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है वहां, अगर इनकी आपसी द्वंद्व से गिनेगी तो बीजेपी क्यों नहीं कोशिश करेगी? भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा भी। जैसे ये प्रजातंत्र की दुहाई दे रहे हैं बार बार, गवर्नर को धमकी देंगे और संकट काल में गवर्नर को प्रेशराइज करेंगे कि सेशन आज बुलाइए। देखिए कैसे हो सकता है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को आप इस तरह से घेराव करके कहेंगे, कल को ये सुप्रीम कोर्ट घेराव करेंगे, कल को ये प्रेसिडेंट हाउस में घेराव करेंगे।
मतलब ये चीफ मिनिस्टर कह रहा है अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से किस तरीके से ये भाग रहे हैं। और किसने कहा, मैं फिर वही दोबारा बात कहता हूँ कि आप प्रूफ करिए फ्लोर टेस्ट। देखिए इनके अपने घोड़े, ये कपिल सिब्बल ने क्या कहा था कि आपसे घोड़े नहीं संभल रहे, घोड़े संभालिए, अस्तबल खाली हो जाएगा। ये प्रियंका चतुर्वेदी जी कांग्रेस में थी ना, क्यों चली गई? सचिन पायलट क्यों जाने की कगार पे बैठे हैं? सिंधिया साहब क्यों चले गए? देखिए ये कांग्रेस के अंदर की लड़ाई है, इसमें बीजेपी को ना ब्लेम करिए, बीजेपी को ना घसीटिए। अगर महाराष्ट्र में भी टूटेगी तो इनके ये बैठे हुए सपरा साहब और ये शरद पवार जी के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये आपस की खींचतान है इनकी। और इसको प्रजातंत्र की दुहाई का नाम मत दीजिए, प्रजातंत्र को बदनाम मत कीजिए, आप अपने घर को ठीक कीजिए, ये तब आपकी सरकार बचेगी, अन्यथा सरकार जाएगी और आपसी द्वंद से जाइए। और पहले भी गई है, पहले भी सरकार साहब इसका जवाब देंगे। उससे पहले प्रियंका जी, चूंकि उन्होंने पर्सनली सीधा आपका नाम लेकर कहा है, क्या इस पर आप स्पष्ट करना चाहेंगी, कुछ बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, उसके तौर तरीकों की वजह से, पार्टी नेतृत्व के तौर तरीकों की वजह से कई लोगों में नाराजगी होती है और आप भी उनमें से एक हैं जिन्होंने अपने मतभेद की वजह से पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का फैसला लिया। जी देखिए ऐसा है वाजपेयी जी मुझ पे पर्सनल अटैक कर सकते हैं और मेरी पास्ट को बता सकते हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी है, उसमें बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे गए, मत साथ में नाम विचार नहीं मिले या मत नहीं मिले या बातें पूरी नहीं हुई या बातें को जो अंडरस्टैंडिंग होनी थी वो नहीं हुई, मैं उस पर जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि डिबेट मेरे बारे में नहीं है और डिबेट मेरे अटैक को लेकर नहीं है, डिबेट इस मुद्दे को लेकर है। और वाजपेयी जी खुद ही जब बात करते हैं सारे संविधान को लेकर और 105 सीट्स हैं भारतीय जनता पार्टी की और उनको सरकार बनानी चाहिए, वो खुद भूल जाते हैं कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी इन्हीं की अलायंस है, कि किस तरीके से इन्होंने सरकार बनाई, भूल जाते हैं मेघालय में कैसे बनी, ये भूल जाते हैं कर्नाटका में क्या काम हुआ है। तो बार बार आकर दूसरों को पाठ पढ़ाने का काम ना करें और हमें ना सिखाएं। इनके साथ विश्वासघात हो या ना हो हम नहीं जानते हैं। मैं उम्मीद करूंगी एलजेपी हमेशा सदैव के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रहे, पर एलजेपी का भी क्या इतिहास है देश जानता है कि एलजेपी से ज्यादा अगर अलायंस में हम सत्ता में रहे हैं, अलायंस में रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना रह चुकी है। पर जो सही मायने में दगाबाजी होती है, विश्वासघात होता है, वो भारतीय जनता पार्टी ने हमें सिखाया किस तरीके से इन्होंने किया है और कैसे कोई भी छोटी पार्टी हो, कोई भी अलायंस पार्टी हो, इन ऐसी पार्टी पे भरोसा नहीं कर सकती है जिनका सिर्फ एकमात्र एजेंडा है, वो एजेंडा है कि हमें सत्ता में आना है और सत्ता कैसे भी किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद से बनानी है। ठीक है, इसका सुधांशु जी जवाब देंगे, उससे पहले सापरा साहब आप बोल लीजिए। देखिए जिस बिंदु पर अरविंद वाजपेयी आपको घेर रहे हैं, इस सवाल से आप जितना भी भागने की कोशिश कीजिए और कहिए कि लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि बीजेपी ये सब कुछ कर रही है, लेकिन एक मौलिक परिस्थिति है आपकी, हर राज्य में आपकी आमने सामने की भिड़ंत हो रही है नंबर 1 और नंबर 2 के लीडर में, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या संवैधानिक पदों को पूरी तरह से मतलब बीजेपी के एजेंट है राज्यपाल, आपने कहा राजभवन राजा का भवन हो गया है, क्या इस तरह से संवैधानिक पदों पर पूरी तरह से एक तरह से कीचड़ उछालना सही है? क्योंकि आप लोग राजभवन का घेराव कल करेंगे, उस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, अरविंद वाजपेयी जी ने जहां तक इतनी लंबी बात महाराष्ट्र के बारे में की उन्होंने, मैं उनकी पूरी इज्जत करता हूं, लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि एलजेपी तो महाराष्ट्र में न 3 में न 13 में, और इतनी लंबी बात आप महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र के राजकारण के बारे में कर रहे हैं, तो मुंगेरी लाल के सपने अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर देखते रहिए। लेकिन जहां तक राजस्थान का सवाल है, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास में सच में ताकत है तो वो अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लेकर के आते हैं? क्यों गजेंद्र सिंह शेखावत अपना वॉइस सैंपल देने से डर रहे हैं? अगर सच्चे हैं तो आप कहिए मैं वॉइस सैंपल देने के लिए तैयार हूं, अगर झूठ होगा तो झूठ हो जाएगा। हम यहां पर नहीं, आप कहेंगे उस फॉरेंसिक लैब में हम उसका टेस्ट कराएंगे। वैसे भी फॉरेंसिक लैब जो है वो सब केंद्र के अंडर में है, जिस तरह से सीबीआई, ईडीआई सब आपके अग्रिम संगठन बने हुए हैं, उसी तरह से फिर इतना क्यों डर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत? तो भारतीय जनता पार्टी के पास में, पंजाबी में कहते हैं कि पल्ले कुछ नहीं है, मतलब आपके पास है कुछ नहीं, आप सारी चीजें कंस्ट्रक्ट करते हो
आप आपके पास में जितने रिसोर्सेज है, जितनी ताकतें हैं, सत्ता बल, बाहुबल, धन बल, ये सारी चीजों का उपयोग करके आप सामने दरार क्रिएट करते हो, आप लोकतंत्र के ढांचे को कमजोर करते हो। यही हमारी लड़ाई है और हम यही कह रहे हैं। वो तो ईमानदारी से कह रहे, ऑनेस्टली कह रहे, ठीक है, एक सेकंड। अरे सापरे साहब, वो ऑनेस्टली कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी है, हमें अगर मौका मिलेगा तो हम परिस्थितियों को देखकर आगे क्या करना है वो डिसाइड करेंगे। ये तो वो खुलकर कह रहे हैं, इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। वो आपको समझना है ना कि आपकी पार्टी की लड़ाई लोकतंत्र को खतरे में नहीं डालती है हर बार, कि लड़ाई आपकी पार्टी की हो और आप कहे लोकतंत्र खतरे में है। तो इनकी पोल खुल रही है, क्लाइड साहब ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, यही तो इनकी पोल खुल रही है। अच्छा ठीक है, क्लाइड साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? क्लाइड साहब जल्दी से एक सवाल आपसे, 3-4 बार हम जाने की कोशिश कर रहे थे सर, आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा था। क्लाइड साहब, अगर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि गिराने पटकने की वाली एक पार्टी है, वो हमें टारगेट कर रही है, अगर आपको सरकार गिराना है तो अभी आइए, अगस्त सितंबर का इंतजार क्यों? महाराष्ट्र में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से सरकार गिरने का खतरा है? क्लाइड साहब देखिए अंजना जी, बीजेपी की एक आदत हो गई, ये फितरत हो गई कि वो खुद का नहीं मतलब कोई भी जनता की बात नहीं करेंगे। ये कहाँ सरकार गिराना है, कहाँ सरकार बनाना है, बैकडोर एंट्री कहाँ से करना है, खरीदना कहाँ से, पर वही काम करे। अभी मैं आपको एलजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वाजपेयी जी की मैं आपको बात करना चाहता हूँ। वो जब ऑडियो ऑन था, जब मैंने सुना, वो कह रहे थे कि अपने घर संभालिए। भाई आप आपका घर संभालिए, वो हमारी बात कर रहे थे। जैसा सापरा जी ने कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो सपने तो देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, वो हमारे घर में जाग रहे हैं। उनके घर में जब उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुंगेर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कहा कि बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उनको चिराग पासवान जी ने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, उसका जवाब दीजिए। कि आप खुद के घर को तो नहीं संभाल पा रहे, दूसरे के घर में झांककर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो बहुत अच्छी तरह से चल रही है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर किसी को कोशिश करना है तो आ जाइए मैदान में, हम कहाँ ना बोल रहे हैं। हम तीनों एक साथ मिलकर अब काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम हमारा ध्यान केंद्रित लोगों की सेवा में रख रहे हैं। जवाब दीजिए। इनका ध्यान जो है यहाँ वहाँ पर घूम रहा है, ये वही काम कर रहे हैं। तो अगर आना है मैदान में तो आ जाइए। क्लाइड साहब का तीर निशाने पर लगा है। प्रेसिडेंट को निकाल दिया, एक सेकेंड, अगर हमने ये क्लाइड साहब का तीर निशाने पर लगा है, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में आप बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं। एक सेकंड सर, महाराष्ट्र में बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं और बिहार में आप साथ खड़े नहीं है। अरे भाई हम तो, अरे हम अपना अलायंस का धर्म निभा रहे हैं। अलायंस होने के नाते ये हमारा धर्म है कि अपने पार्टनर को हम डिफेंड करेंगे। और देखिए एक बात, अरे सुनिए ना, एक सेकंड तो सुन लो यार। अगर हमने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को निकाल दिया तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गई क्या? हमने गवर्नर को धमकी तो नहीं दी कम से कम? आप बात समझिए, हम ये तो नहीं कह रहे कि महाराष्ट्र में हम सरकार बनाना चाह रहे हैं। अरे भाई अलायंस पार्टनर है, अलायंस पार्टनर का धर्म होता है कि अपने पार्टी से कोऑर्डिनेट करके रखें। आपकी तरह अलग अलग बयान नहीं दे रहे हम बीजेपी के खिलाफ कभी कोई बात नहीं कहते हैं। आप जाकर सोच आइए। अरे सपरा साहब, आपका इतिहास है, आपका इतिहास है सपरा साहब कि आप 18 महीने से 12 महीने से ज्यादा सरकारें नहीं चलते हैं, और अभी नाई बाल कितने अभी आगे आ जाएंगे महाराष्ट्र में। अभी कितने दिन में आप कान खींचेंगे इनकी, वो अभी दिख जाएगा, नजर आ जाएगा आपको। चलिए जल्दी से सुधांशु जी के पास चलते हैं। सुधांशु जी, तमाम आरोपों का जवाब दीजिए, तमाम आरोपों का जवाब दीजिए। आप हर जगह फायदा उठाकर संवैधानिक पदों का गलत, पूरा सवाल सर, संवैधानिक पदों का गलत इस्तेमाल करके भी आप जहां जहां पर जरा सा भी गुंजाइश दिखती है अपना पैर अटकाते हैं, और फिर संवैधानिक रूप से जो पद है उनका गलत इस्तेमाल करके अपना फायदा उठाते हैं, सरकार बनाते हैं। आरोप सीधा है। अंजना जी, सारे प्रश्न घुमा फिरा कर हमारी तरफ इंगित थे। मैं उसका संक्षेप में क्विकली जवाब देना चाहूंगा। देखिए, जैसे ये नहीं बताया गया कि राजस्थान में कब दिया गया, वैसे ही ये नहीं बताया गया कि गोवा में किस तारीख को कितने विधायकों के समर्थन पत्र के साथ राज्यपाल के साथ दावा किया ही नहीं गया। यानी उस बच्चे की तरह जो एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर ही नहीं होगा, कहेगा मुझे मगर पास मान लो क्योंकि मुझे सारे प्रश्न आते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं, चलिए आपका आरोप अपनी जगह, हमारी सोच अपनी जगह। ये सब कुछ क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ 5-6 सालों की? पूरब में देखें तो हेमंता विश्व शर्मा और प्रेमा खांडू युवा नेता, दक्षिण में जगन मोहन रेड्डी और श्रीनिवासन,
तो पश्चिम में अल्पेश ठाकुर, तो उत्तर में सचिन पायलट, तो ये मध्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सारे के सारे आपके जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है ये शाह जी का दंड चल रहा है। उससे पहले बताइए एनसीपी कब बनी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस से टूटकर बनी थी, तब क्या मोदी जी थे कि शाह जी थे? और उसी समय तिवारी कांग्रेस, अर्जुन सिंह कांग्रेस, कांग्रेस का विभाजन, जरा सा सत्ता से बाहर हुए। उससे पहले 77 में कांग्रेस मेरा सवाल तो ये था ही नहीं। एक मिनट पूरी बात होने दीजिए सुधांशु जी। हम कह रहे हैं हमारी तो पार्टी का सर ये सवाल था ही नहीं सर, मैं तो कह रही हूँ दरार है, दरार में आप पांव क्यों घुसाते हैं? अरे भाई सुनिए, अरे सुनिए तो पूरी बात दरार है तब एक अरे नहीं, वाक्य पूरा हो जाने दीजिए, ये वाक्य पूरा हो जाने दीजिए। और उससे पहले सन 67 में निजलिंगप्पा, कामराज, नीलम संजीव रेड्डी, चंद्रशेखर, कितनी पार्टी टूटी थी। और 47 में जिस जमाने में याद करिए आचार्य कृपलानी और ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन, उनके भी। ब्रेक का टाइम हो रहा है सर, जल्दी से खत्म कीजिए सर, ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे मजबूरन, इसीलिए मैं आपको सवाल पर ला रही थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हल्ला बोल जारी है, लेकिन क्या अब राजस्थान और उसके बाद महाराष्ट्र में भी कुछ होने वाला है? ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते रहिए हल्ला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।